ये समझिए कि हम जमीन से 50 फुट की ऊंचाई पर हैं कम से कम। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ 2 तल्ला 3 तल्ला मकान रहे होंगे, बहुमंजिला इमारत यहाँ पर रही है। ये देखिए अंदर दीवार दबी हुई है, ये दीवार अंदर दबी हुई है। मैं दीवार पर ही बिल्कुल खड़ा हूँ और ये दीवार की देखिए इतनी ऊंचाई है, कम से कम 3 फुट चौड़ी दीवार है। ये सबसे पुराना अगर कुछ है तो ये पुराना वाला, ये 5 पत्थर दिखाई दे रहे हैं जिसको पांचों पांडव की पत्थर कहते हैं। पत्थर संख्या 1 2 3 4 और ये 5वां है। यह तो मात्र एक दिखावा है, ये 5वां पत्थर यहाँ है। महाभारत के युद्ध में जब श्री कृष्ण ने बाण मारा तो जयद्रथ का कटा हुआ सिर इंद्रप्रस्थ कुरुक्षेत्र से कट करके आजमगढ़ में आके गिरा। प्रिय साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हम खड़े हैं एक ऐसे स्थल पर जिसका इतिहास सम्राट अशोक से जुड़ता है। जी हाँ साथियों, हम खड़े हैं आजमगढ़ पीजीआई से लगभग 7 किलोमीटर दूर। आजमगढ़ पीजीआई से जब आप चलेंगे तो आगे सिंहपुर बाजार आता है। सिंहपुर बाजार से 3 किलोमीटर जब पश्चिम दिशा में नहर पकड़ के आएंगे तो एक गांव है सिसवा। आज हम वहाँ खड़े हैं। यहाँ की धन्य धान समृद्धशाली स्थल जो है कि प्रमाणित करते हैं कि यहाँ एक पूरा अवशेष है, लेकिन लोग इसके बारे में अनभिज्ञ हैं। मौर्य जी, आपसे पूछना चाहूंगा सिसवा का अर्थ क्या होता है? सिसवा का नाम से ही स्पष्ट है। ये तो या फिर शीशो जो एक वृक्ष है शीशम का, और उसका अधिकता रही होगी या बहुसंख्यकता में रहा होगा, इसलिए पड़ा होता है। और ये कहना इसलिए सही हमको समझ में आ रहा है कि पहले नामकरण उसी हिसाब से होते थे जैसे वहाँ की परिस्थितिक भौगोलिक स्थितियां हुआ इसका मतलब यहाँ जंगल रहा होगा। जरूर, उम्मीद यही की जा सकती है। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ये सर है। सर है? हाँ, शीश नहीं? शीश भी कह सकते हैं, सर भी कह सकते हैं, और अब बोलचाल की भाषा में हेड कह लीजिए, है ना। दरअसल एक किंवदंती इस स्थल से जुड़ी हुई है। हम आपको दूसरी इसी जगह थोड़े देर के बाद उस स्थल को दिखाएंगे। शीश मतलब सिर से आशय उसका लगता है। शीशम का जंगल महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है। बहुत खुशी की बात है कि उस जमाने में यह घनघोर जंगल था शीशम का। शीश की जो घटना जुड़ती है, कहते हैं कि महाभारत में जब जयद्रथ का सिर कटा तो आजमगढ़ की धरती पर इसी सिसवा में गिरा। यहाँ मंगई नदी किनारे से बहती है, उस नदी में ही गिरा, जिसके कारण इसको जो है सिसवा कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि यह स्थल जो है वो श्री कृष्ण के बुआ के लड़के जिसका नाम शिशुपाल था, शिशुपाल का ही लड़का जयद्रथ था। महाभारत का कहानी जो है इससे मिलती है। दूसरी बात, ये जो शिशुपाल की राजधानी लोगों ने बताया है, लेकिन सत्यता से परे है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपने कनैला की कथा में वैदिक काल 1300 ईसा पूर्व से लेकर के उन्होंने 1957 ईस्वी तक उन्होंने अपने शोध किए, लेकिन यहाँ पर किसी शिशुपाल और जयद्रथ का कोई अवशेष यहाँ पर नहीं मिला, न ही कोई घटना उनको मिली। साथियों, आज हम खड़े हैं सिसवा में। सिसवा एक ऐसा स्थल है जो महाराजा सुबाहु, सम्राट अशोक के सेनापति सुबाहु, जिनका काशी क्षेत्र पड़ता था और काशी के सौराष्ट्रिक अर्थात राज्यपाल थे, और यह जो स्थल है ये उनका निवास स्थान था। सुबाहु, 2 नाम सुबाहु का आता है। एक नाम तो हमारे आम जनमानस में आता है सुबाहु, जिनकी बात मैं कर रहा हूँ सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है। दूसरा रामायण में सुबाहु का नाम आता है, जो राक्षस के रूप में प्रदर्शित किया गया है उसको। लेकिन यहाँ मैं बात कहूंगा सुबाहु जो राजा हुए और काशी प्रदेश के राज्यपाल हुए, यह स्थल हम उनके निवास स्थान पर खड़े हैं। सुबाहु सम्राट अशोक के जो है कि सेनापति रहे, और कलिंग के युद्ध में इन्होंने सर्वातिशायी कौशल दिखाया था। अब मैं बात करूंगा सम्राट अशोक कलिंग के युद्ध में एक और सेनापति हुए, उनका नाम था मुद्रक रैवत। ये कलिंग के युद्ध में दोनों सेनापति ने बहादुरी का परिचय दिया और समय व्यतीत हुआ। बाद में
सुबाहु के लड़के की शादी मुद्रक रैवत की लड़की भद्रा से तय होती है। सुबाहु के लड़के का नाम जयंत है और मुद्रक रैवत की लड़की का नाम है भद्रा। उसकी शादी तय होती है। इस शादी की सूचना सम्राट अशोक को दी जाती है, क्योंकि ये उनके राजा रहे हैं और ये लोग सेनापति रहे हैं। तो जब सूचना मिलती है तो वो बहुत प्रभावित होते हैं। कहते हैं कि बहुत दिनों से कलिंग में जो मैंने नरसंहार किया था, इससे वहां की जनता मुझसे बहुत रुष्ट है। अगर ये लोग आपस में शादी कर लेते हैं तो फिर से एक प्रेम की धारा बह निकलेगी और हम लोगों का जो नाराजगी मनमुटाव है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो सम्राट अशोक आजमगढ़ से यानी इस सुबाहु के राजमहल से बारात जाती है पाटलिपुत्र, और उधर से मुद्रक रैवत जो मध्य प्रदेश के राजा थे, वर्तमान में सियालकोट, वो अपनी लड़की को लेकर आते हैं पटना पाटलिपुत्र। वहां ला करके दोनों लोग शादी करते हैं और वहां से बारात आज आ रही है सिसवा। जी, मैं सिसवा में ही खड़ा हूं और यह है राजा सुबाहु का राजमहल। यह बारात वहां से आ रही है और यह सिसवा अमरावती की तरह सजाया गया है। अमरावती इंद्र की राजधानी कहते हैं। तो इंद्र जब जैसे ही सुंदर रहे होंगे, उनकी राजधानी ऐसी सुंदर रही होगी, तो यह अमरावती की तरह इसका डेकोरेशन हुआ है, सजाया गया है। तो मैं आज खड़ा हूँ सिसवा में और मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ की पुरानी धरोहर के बारे में। महापंडित राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं कनैला की कथा में कि यहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी, 2 तल्ले 3 तल्ले बिल्डिंग थी। और यहाँ के जो स्थल हैं, ये आप देख रहे हैं कि मैं साधारण जमीन से, सामान्य जमीन से मैं कम से कम 50 फुट ऊंचा हूँ और मेरे पीछे बिल्डिंग है। बिल्डिंग के पीछे पुराना मंदिर है। मंदिर की को आप कई दिशा से देख चुके होंगे। तो ये स्थल वहाँ है, आज भी देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर बहुत चौड़ी चौड़ी मौर्यकालीन ईंटें दबी हुई हैं। अभी तमाम आपने देखा होगा कि हैंड पंप लगा था, तो वहाँ पर तमाम ईंटें इकट्ठा किए गए थे जो मौर्यकालीन ईंटें हैं। अभी आप रास्ते में आए होंगे, तमाम शूटिंग किए होंगे कि सब अपने अपने घरों पर यहाँ की ईंटें बिछाए हुए हैं। दूसरी बात, ये यहाँ की जितनी भी ईंटें थे, या तो इस जमीन के अंदर आज भी दबे हुए हैं या फिर उस ईंटों को लोगों ने अपने अपने घरों में फिर से लगा रखा है वर्तमान समय में। प्रिय साथियों, वैदिक संस्कृति की अवधि 1500 से 600 ईसा पूर्व है और महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कनैला की कथा में 1300 ईसा पूर्व से लेकर के ईस्वी सन 1957 तक की घटनाएं, पुरातत्व और इतिहास पर प्रकाश डाला है। सिंसिपा के राजाओं में अरुणास, कृशास, कपिला, सुबाहु, जयंत, भद्रा, प्रभावती, धनदत्त, सुनंदा उर्फ सोनकेशी, कर्ण, बुद्धदात, जिनदास, चंडप्रद्योत, सीकर, अनोमा आदि के नाम आते हैं, लेकिन सुबाहु और जयद्रथ का कहीं भी नामो निशान नहीं है। तो पौराणिक घटनाएं जो कहीं बनाई जाती है, वो कहीं न कहीं लगता है कि वो किंवदंतियां हैं जो यहाँ से जोड़कर देखा जाता है। आइए हम आपको ऊपर ले चलते हैं मंदिर में और दिखाते हैं ऊपर दीवारें, तो आपको प्रमाणित हो जाएगा कि ये जो है कितना पुराना अट्टालिकाएं यहाँ रही हैं। यहाँ पर भद्रा का पुत्र और पिता जयंत का उत्तराधिकारी कर्ण हुआ। बाल्यकाल में ये अपनी सीमा पार करने लगे। पाटलिपुत्र में अब अशोक के दौरान जो है राजा दशरथ का शासन हुआ और यहाँ के जयंत, भद्रा का नाम आपने सुना कि उनके पुत्र का नाम कर्ण, वो उन्हीं के नाम पर कर्णहट बाजार बसाई गई है। आप मंदिर देख रहे हैं, ये गणेश जी का मंदिर है। आइए अब हम आपको दिखाना चाहेंगे, कभी यहाँ जो है बहुत ईंटे के टुकड़े हुआ करते थे। ये देख रहे हैं, इन टुकड़ों को पाट करके अब खेती करने की तैयारी की जा रही है। इसके नीचे दीवार दबी हुई है जो आप देख रहे हैं। इसके नीचे कम से कम 24 इंच की दीवार, ये पतले पतले ईंटों वाली दीवारें वहाँ दबी हुई हैं। अब ये समझिए कि हम जमीन से 50 फुट की ऊंचाई पर हैं कम से कम, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ 2 तल्ला 3 तल्ला मकान रहे होंगे, बहुमंजिला इमारत यहाँ पर रही है, यह तो सत्य है। यहाँ यह कहना
समीचीन होगा कि कर्ण के नाम पर ही कनैला कर्णहट मार्केट बसाई गई है और महारानी भद्रा के नाम पर जो है बड़ौरा गांव जो भद्रपुर है उनके नाम पर पड़ा है। भद्दा, बड्डा, बड़ा, बड़ौर बदलते बदलते आज बड़ौरा हो गया है। तो यह है, आप जान रहे हैं, सिंसिबा में तथागत के लिए एक चैत्य बना था। बड़ी बड़ी ईंटों की नाती विशाल अर्धगोल चैत्य, जिसका चारों तरफ से परिक्रमा को घेरने वाली बधनी, सुंदर बधनी बनाई गई थी। हमने यहाँ पर नापा था, पुरातत्व की विभाग आई थी हमारे साथ। दीवाल था बहुत बड़ा। अब ये दीवाल हम आपको अवशेष के रूप में दिख रहा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आप आ जाइए यहाँ। ये देखिए अंदर दीवाल दबी हुई है। ये दीवाल अंदर दबी हुई है। मैं दीवाल पर ही बिल्कुल खड़ा हूँ और ये दीवाल की देखिए इतनी ऊंचाई है, कम से कम 3 फुट चौड़ी दीवाल है ये। और यहाँ पर अभी छत के ऊपर 50 फुट की ऊंचाई पर आज ये देखिए बढ़िया खेती की जा रही है। गोभी के पेड़, बैगन के पेड़ और इधर पालक के, सुंदर मेथी, मूली और धनिया के पेड़ खेती की जा रही है। सन्यासी महोदय जो यहाँ पर हैं वो खेती कर रहे हैं। अभी आपने पीछे से शूटिंग किया था तो देखिए कितनी गहराई पे है। पीछे से आप यहाँ से देख सकते हैं नीचे, आप पीछे पेड़ की ऊंचाई, उधर घर देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर हम खड़े हैं। हमारे उधर बलवंत मौर्य जी जो मंदिर की दीवार पर ऊंचे खड़े हैं, देखिए वो खड़े हैं वहां पर, वहां देख सकते हैं। बड़ी बात यह है, यहाँ ईंटे और काष्ठ से बने हुए सुंदर मकान थे, है ना। इसके बाद जो है 3 ईषद वर्तुल पट्टक रखे गए थे। इन पट्टकों में पशुओं, मनुष्यों और पुष्प, फल, लता, वृक्षों के अति सुंदर प्रतिरूप उत्कीर्ण थे। स्तंभों पर चारों ओर मुंह किए हुए 4 सिंह बैठे थे। आज वो सिंह नहीं मिल पा रहे हैं, मिट्टी में कहीं दबे होंगे, खुदाई होगी तब कभी मिलेगा, लेकिन इसके तब तक गांव आबाद हो जाएगा। अगर सरकार इस चीज की खुदाई नहीं कराई तब तक गांव आबाद हो जाएगा। तो स्तंभों पर चारों ओर मुंह करके 4 सिंह बैठे थे। दोनों ओर के शिखरों पर भगवान बुद्ध के धर्म के चिन्ह चक्र और त्रिरत्न, त्रिरत्न कहते हैं बुद्ध धर्म संघ को, तो त्रिरत्न के प्रतीक को उठाए मुंह जोड़े पूंछों की 2 मछलियां, मुंह जुड़ा हुआ है, पूंछ बाहर की तरफ हैं, 2 मछलियां त्रिशूल सी प्रतीत होती हैं। ये किसका पहचान है? बौद्ध धर्म का। 2 मछलियां हैं, मुंह एक तरफ है और पूंछ ऐसे घूमी हुई है और बीच से जैसे लगेगा कि त्रिशूल लगा है, त्रिशूल की आकृति में दिखाई दे रहा है। मैं आर्कियोलॉजिस्ट विनय कुमार को लाया था, इन दीवालों को दिखाया, यहाँ स्थल को दिखाया, सब कुछ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आड़ी पट्टिकाओं के दोनों छोरों पर बाहर की ओर पूंछ करके कुंडलित किए, भीतर मुंह बाए मकर, मकर माने मगरमच्छ बने थे। यह मकर तोरण था। तोरण के भीतर की ओर पट्टिकाओं में से एक में हाथी, दूसरे पर घोड़ा और तीसरे पर बैलों की पंक्तियां बनी थी। फलों के राजा आम, कटहल, बड़हल दूसरे फल बने थे। उन्हें ऐसे रंगों से रंगा गया था कि वे यथार्थ से मालूम हो रहे थे। राजन्य और प्रियदर्शी समकालीन नर नारियों की मूर्तियां थीं। तमाम नरवाहन वैष्णव यानी कुबेर की मूर्ति थी। उनके सहयोगी अन्य 3 महाराजा जैसे धृतराष्ट्र, विरुढक और विरूपाक्ष की भी यहाँ चैत्य और भगवान बुद्ध के चैत्य की तरफ हाथ जोड़े ये लोग खड़े थे। यक्ष यक्षणियां भी सुंदर वेशभूषा में भगवान बुद्ध के चैत्य की वंदना करती हुई साक्षात खड़ी यहाँ दिखाई दे रही थी। वैश्रवण खंभे के एक पार्श्व में चंद्रा, अलकनंदा, अहेरियां, चूलकों की सुदर्शना, सिरिमा जैसे महायक्षणियां भी थी। चक्रवाक और आदि अनेक नागराज तथा सुचिलोम, सुप्रवास, अजकालक, गांगे आदि अनेक देसी यक्ष भी बने थे। शाक्य मुनि की चर्या को प्रदर्शित कर उनकी उपस्थिति को सिंहासन के रूप में प्रकट किया गया था। और यह स्थल ऐसा स्थल है जहाँ से चारों दिशाओं में रास्ता जुड़ते हैं। सिंसिपा का स्थल मार्ग से वाराणसी, साकेत, श्रावस्ती और कुशीनारा का संबंध था।
तो ये जो घटनाएं हैं, कलिंग का युद्ध जो हुआ था ईसा पूर्व 250 में, तो ये सब सारी चीजें देखने को मिली थी। और यहाँ जो महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने रिसर्च किया, वहाँ से शिशुपाल का और जयद्रथ का कोई अंश नहीं मिला। कुछ कथा किंवदंतियां हैं जिसको हम आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये वास्तविकता है कि यहाँ पर कई राजाओं के नाम मिले, अभी जिनका जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर शिशुपाल और जयद्रथ से कोई इसका संबंध नहीं है। लेकिन मैं लेकर चलूँगा जिस स्थल को लोग बताते हैं कि यह शिशुपाल का स्थल है, मैं उसको आपको वहाँ दिखाने का काम करूँगा। प्रिय साथियों, सन 70 ईस्वी में यहाँ के स्थल के बारे में एक भिक्षुड़ी धम्मदिन्ना है, जो सिंसिपा की सेठानी सोनकेसी उर्फ सुनंदा से वार्तालाप कर रही हैं। तो थोड़ा सा इसका एक प्रमाण देखें आप। भिक्षुड़ी कहती हैं, तो सेठानी उपासिका, अब तुमने अपने पैतृक महल को छोड़ दिया? सेठानी कहती हैं, नहीं भट्टारिका, ऐसा तो नहीं है, विशेष समय पर आ जाती हूँ। और यह महल कहाँ है? सारी छतें गिर गई हैं, सिर्फ दीवारें खड़ी हैं, कुछ टेढ़ी मेढ़ी होकर खड़ी हैं। अब भी कितने दिनों तक रहेंगी? पूर्वजों का घर है, इसलिए जब जब देखने के लिए जी चाहता है आ जाती हूँ। ये उस समय की बात है जब तीसरी चौथी पीढ़ी हो गई थी और राजी महारानी सुनंदा, सोनकेसी उर्फ सुनंदा जो है, वो बनारस में जाके, काशी में जाके रहने लगी थी। उस समय की बात है। आगे भिक्षुड़ी पूछती हैं कि पूर्वजों के घर के लिए ही नहीं बल्कि पूर्वजों के इस बिहार के लिए भी तुम आती हो, यह मुझे मालूम है। हंस के कहती हैं वो, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा बुद्ध विहार था और भिक्षुड़ी अभी यहाँ पर रह रही हैं। और सुनंदा जी जब आ रही हैं काशी से यहाँ, तब यहाँ पर ये बातें चल रही हैं। तो सेठानी बोलती हैं, सेठानी आंखों में आंसुओं को रोकने में असमर्थ होते हुए भरे गले से कहा उन्होंने कि आप ठीक कहती हैं, पीढ़ियां हो गई, हमारे वंश के श्रेष्ठी ने इस बिहार को बनाकर भिक्षु संघ को दान किया था। अब हमारे दिन अच्छे थे, जब हमारे दिन अच्छे थे तो वह बिहार कितना अच्छी अवस्था में था, पर आज इस पर भी हमारे दुर्भाग्य का प्रभाव पड़ गया है। भिक्षुड़ी कहती हैं, तो भी बिहार अभी उतनी हीन अवस्था में नहीं पहुंचा है, लेकिन कल का किसको क्या मालूम। तो ये कल का क्या मालूम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक विशाल मंदिर खड़ा है जो बौद्ध परंपरा का नहीं है। और ये बुद्ध विहार की जो अभी आपने कथा सुनी, वो बुद्ध विहार यहाँ है, मौजूद है, लेकिन जमीन के अंदर दफन हो चुका है। अब आगे जो है कि तमाम लोगों की मैं बात न करके अब आगे ले चलूंगा, जहां पर जयद्रथ का कटा हुआ सिर गिरा है कहा जाता है। लेकिन ये सारा इलाका जो है भगवान बुद्ध का है और वो स्थल यहाँ से थोड़ी दूर नदी के किनारे है। मैं अभी भी नदी के किनारे हूँ, लेकिन नदी यहाँ थोड़ा गोला में है, इसलिए हम दूसरी दिशा में चलते हैं। प्रिय साथियों, अब इस समय हम खड़े हैं मार्गिका में। मार्गिका अर्थात मगई नदी। मगई नदी में देखिए साथी जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि इतनी पानी है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन इसको लिखते हैं कि मई जून में, जेठ बैसाख में यह नदी जो है कागपेया हो जाती है। कागपेया अर्थात कौवे के पीने के लिए बराबर ही पानी रह जाता है इसमें, इतना पानी कम हो जाता है। तो हमारे बलवंत मौर्य जी खड़े हैं, हम खड़े हैं, और ये जो मंगई स्थल है इसके पास ही राजा सुबाहु का उधर महल है, जिसको लोग भ्रमवश राजा शिशुपाल की राजधानी बताते हैं। और मैं अभी भी खड़ा हूं, मेरे बाएं तरफ में एक स्थल है जो शीशम, ये जो पेड़ है बोधि वृक्ष है, पीपल का पेड़ है। तो ये जो पीपल का पेड़ है वह एक भींटे पर है, उसके नीचे पतले पतले कुषाण कालीन और मौर्य कालीन ईंटों के अवशेष दबे हुए हैं, जो आप आसानी से देख सकते हैं। तो उसको ये कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध में जब श्री कृष्ण ने बाण मारा तो जयद्रथ का कटा हुआ सिर इंद्रप्रस्थ कुरुक्षेत्र से कट करके आजमगढ़ में आके गिरा। लेकिन यह पूरी तरीके से
भ्रामक प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ऐसा अब सिर कटा होगा दिल्ली में कुरुक्षेत्र में, और आज यहाँ से 800 किलोमीटर दूर या 1000 किलोमीटर दूर, लेकिन सिर आके यहाँ गिरता है, यह कुछ गले से उतरता नहीं है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन जिस हिसाब से अपने कनैला की कथा में जिक्र करते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर शिशुपाल और जयद्रथ से कोई आपस में पौराणिक घटनाओं से मैच नहीं करता, लेकिन यह महाराजा सुबाहु का राजन्य निवास जरूर है। यहाँ पर बुद्ध के अवशेष जरूर हैं, जैसा कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने लिखा। और यह नदी जाकर के गंगा नदी में मिलती है, जहाँ पर जयंत भद्रा की शादी के बाद जो है कि इसी नदी के सहारे दुल्हन आती है इस राजन्य निवास में। तो हम आज इस स्थल को दिखाने का प्रयत्न करें कि यहाँ पर महापंडित राहुल सांकृत्यायन अपने समय में आए, खोजे और कुछ इतिहास के साहित्यों का रिसर्च किया और इस इतिहास को खोज निकाला कि ये जो बातें कहते हैं कि जयद्रथ का कटा हुआ सिर यहाँ गिरा है और शिशुपाल की राजधानी है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने वैदिक संस्कृति को पूरी तरह पढ़ा। इसके बाद 1300 ईसा पूर्व से लेकर के 1957 तक उन्होंने तमाम प्रयास करके इसकी कहानी को ढूंढने का प्रयत्न किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो शिशुपाल और जयद्रथ से जुड़ता हो। तो अब हम लेकर चलते हैं आपको शिशुपाल का जहां सिर कट के गिरा है। अगर शिशुपाल का सिर कट के गिरा तो मौर्यकालीन ईंटें क्यों मिलती हैं? महाभारत का कौन सा अवशेष यहाँ मिलता है? ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन देख लीजिए, हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर एक छोटा सा पत्थर है और ये जो पेड़ हमारा है, ये ईंटों की धरोहर में ईंटों के भींटे पर ही ये पेड़ है और भींटा यहाँ से गायब हो चुका है। आगे आइए तो यहाँ ईंटों का ही ईंटें ही दिखाई दे रहे हैं और इस मिट्टी को अब ढका जा रहा है ताकि ये पेड़ का जो संरक्षण हो सके। आप ये देखिए, ये कुषाणकालीन ईंटें आपको दिखाई दे रही है। मौर्य का ऊंचा मोटाई से तो लग रहा है कि मौर्यकालीन है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े हैं। सबसे पुराना अगर कुछ है तो ये पुराना वाला ये 5 पत्थर दिखाई दे रहे हैं, जिसको पांचों पांडव की पत्थर कहते हैं। पत्थर संख्या 1, 2, 3, 4 और ये 5वां है। यह तो मात्र एक दिखावा है, ये 5वां पत्थर यहाँ है। ये पांडव के नाम से ये 4 पत्थर रख करके लोग इसका सिस्टम बनाए हैं। लोग अब पूजा पाठ अपनी उनकी श्रद्धा है। यहाँ पर चारों तरफ मिट्टी में दबे हुए मौर्यकालीन ईंटें हैं और अलंकृत ईंटें हैं। मैं एक ईंट का नमूना आपको दिखाना चाहूंगा कि एक ईंट ऐसी है कि आप लोग देख के दंग हो जाओगे। तमाम आजमगढ़ में मिलती हैं। अब यह जो ईंट है, ये देख सकते हैं आप, ये अलंकृत ईंट है। अब इसको आप देख लीजिए कि क्या इसकी महत्ता है। लोग पैरों से रोज दबाते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं और इस मंदिर की पूजा करते हैं। तो ये ईंटें, कई लोगों से हमारी बात हुई, लोगों ने बताया कि यहाँ पतली पतली ईंटें उस कंडीशन की बहुत अलंकृत ईंटें निकलती हैं जो खेतों में दबी हैं, और ये लोग ये ईंटें निकाल करके फेंक देते हैं इधर उधर। यहाँ चूंकि घर नहीं है, ये ईंटें फेंक देते हैं और वह फिर बाद में कहीं कहीं मिट्टी में दब जाती है। अभी कई लोग इस मिट्टी को खोद करके निकालेंगे। वीरेंद्र राजा नाम का एक लड़का, उन्होंने बताया कि हम लोग अभी ये खेत खुदवाने वाले हैं, तो हम लोग खुदवा करके मिट्टी उठवा देंगे, चली जाएगी कहीं न कहीं। लेकिन हमने कहा कि अगर ईंट मिले तो उसको एक तरफ रख देना। तो अब वो पता नहीं कब खुदवाएगा, क्या करेगा, उसकी बात की है। ठीक है। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।
बताना चाहूँगा आप लोगों को कि वो जो मंदिर की टॉप देख रहे हैं, उसके बाद एक लेयर वो देखिए, उसके बाद एक लेयर ये देखिए, एक लेयर इधर है और एक लेयर पीछे है। ये आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि आने वाले समय में ये सब कुछ एक समान हो जाएगा, बराबर हो जाएंगी। क्योंकि पहले जैसे इमारतें रही होंगी 1 मंजिला, 2 मंजिला, 5 मंजिला, 10 मंजिला, वैसे ये ऊंच नीच आज जो है कि खंडहरों के रूप में देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए जुताई बुआई हो रही है। अभी हम आपको मंदिर पे ले चलेंगे तो उसके पीछे भी जुताई बुआई हो रही है। बगल नीचे डाउन है, वो भी जुताई बुआई हो रही है, उसके पीछे भी जुताई बुआई हो रही है। तो खंडहरों का जो है कि विशेष रूप से क्षरण किया जा रहा है, जो ऐतिहासिक तौर पे एक धरोहर रही है और अपने समय में बहुत विशालकालीन धरोहर रही हैं। ये हम और हमारा इतिहास है। दादा चंद्रगुप्त के पोते अशोक के जमाने का ये ईंट है। देखिए और पहचानिए, ऐसा ईंट लगे तो अपन मान कीजिए ये बहुत कालीन ईंटें होंगे, और इससे थोड़ा छोटा हो तो कुषाणकालीन होंगे और गुप्तकालीन होंगे। हाँ, ये 13 इंच होगा, ये 8 इंच होगा और ये 2.5 इंच होगा। ये मौर्यकालीन ईंटों की पहचान है। बेचारी मेहनत है ना, 300 लोग मेहनत करते हैं।